हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओवैस फ्री लर्निंग। मेरा नाम है ओवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आई होप कि आपने मेरी पहली वीडियो, इससे पहली वाली जो वीडियो है जो कि अकबर एंड हिज टाइम्स की पार्ट 1 थी, वो ज़रूर देखी होगी। और अगर नहीं देखी है गाइस तो उससे जाके ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो गाइज़, सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो इतना सा रिस्पांस मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं गाइज़। तो और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को जैसे ही आप दबाते हैं, एज सुन एज आई अपलोड माई वीडियो इट विल रीच यू एट फर्स्ट। तो गाइज़, मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती है वो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि उससे मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो अकबर एंड हिज टाइम्स की पार्ट 2 होने वाली है गाइज, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस आज की टॉपिक में हम लोग अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार में डिस्कस करेंगे और मनसबदारी और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। चलिए गाइज, बिना अपना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अकबर के समय में जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही एफिशिएंट था। अब देखिए, अकबर ने जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था जो कि आपकी पर्शियन लैंग्वेज थी। मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सेंस कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ऑफिसर्स थे वो लोग सारे एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, सब कोई एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे जो कि पर्शियन लैंग्वेज थी। अब देखिए, उसने यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इस्तेमाल किया था, ठीक है। हर लोगों के लिए एक ही चीज़, सिंगल चीज़ थी। जैसे कि उसने जो कॉइनेज का इस्तेमाल किया था, जिस करेंसी का उसने इस्तेमाल किया था, वो भी सबके लिए एक जैसी थी बिल्कुल, ठीक है। और उसने कॉमन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का इस्तेमाल किया था। यानी कि फॉर एग्जांपल वेट्स के लिए जो भी यूनिट्स, जो भी मेजर्स इस्तेमाल किए जाते थे वो सब लोगों के लिए कॉमन थे। अब देखिए, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक थी आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और दूसरा था आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सो व्हाट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, अकबर का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन तीनों ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन था। किसका था? पर्शियन, मतलब कि उसमें पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशंस का वो कॉम्बिनेशन था। इसका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो वर्किंग थी और भी जो सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपकी ऐन अकबरी में, ठीक है। ये आपका सवाल पूछ सकता है। ऐन अकबरी एक किताब थी, 3 वॉल्यूम किताब थी वो, ठीक है। उसकी 3 वॉल्यूम लिखी गई है ऐन अकबरी की। ऐन अकबरी, ठीक है। इसमें जो है इसके पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। एंड ऐन अकबरी वाज रिटन बाय वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड अबुल फजल। तो ये जो अबुल फजल थे, ये अकबर के बहुत ही खास दोस्तों में से एक थे। तो उन्होंने ही ऐन अकबरी लिखी थी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें इसकी पूरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। इसकी 3 वॉल्यूम थी बच्चों। अब देखिए, इसकी जो प्रोविंस थी, इसकी जो बहुत अब जैसा कि जानते हैं इसकी एम्पायर बहुत ही वास्ट थी। तो उसको एक सिंगल यूनिट में, मतलब एक ही जगह पर बैठकर चलाने के लिए किसी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की ज़रूरत थी बच्चों, ठीक है। तो इसलिए उसने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था अकबर ने। अब देखिए, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सुप्रीम अथॉरिटी था, यानी कि इसका जो सुप्रीम हेड था, जो सबसे हेड था, सबसे ज़्यादा सुप्रीम था, वो खुद अकबर था, ठीक है। हुज डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स वाज फाइनल, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे मिलिट्री का मैटर हो, चाहे कोई जस्टिस, कोई किसी चीज़ का फैसला लेना होता था, कोई जुडिशियल मैटर हो, वो सारा डिसीजन कौन लेता था? खुद अकबर लेता था, बिकॉज ही वॉज ओनली द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। अब देखिए, अकबर खुद ही कमांडर इन चीफ था पूरी आर्मी का। पूछ सकता है कि हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ड्यूरिंग अकबर्स रेन? सो ही हिमसेल्फ वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, ठीक है। और अगर सुप्रीम जज की बात करें तो वहां पे भी खुद अकबर ही हर चीज को जज करता था और वो ही सारे फैसले लेता था इन केस ऑफ जुडिशियल मैटर्स, ठीक है।
और वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बुलाता था। ये याद रखें कि अकबर कॉल्ड हिमसेल्फ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम लोग इसे रफ कर लेते हैं। एम्पेरर को कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, ठीक है, मतलब कि कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप था जिसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो वो मिनिस्टर्स जो है एम्पेरर को यानी कि अकबर को असिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल कोई भी मुद्दा होता था, कोई भी टॉपिक होता था, सो दे हेल्प्ड हिम, ठीक है, कि व्हाट डिसीजंस शुड बी टेकन। तो उन लोग भी अपनी राय देते थे जिसकी हेल्प से अकबर जो है वो काम करता था। अब जैसे कि सबसे पहला जो पोस्ट था वो था आपका वकील का पोस्ट, ठीक है। अब देखिए वकील जो था उसकी पावर अकबर से पहले जो है वो ज़्यादा थी, मतलब कि वो बहुत मामलों पे डिसीजन लेता था। लेकिन अकबर जैसे ही आया, वो जैसे ही तख्त-ओ-ताज पे बैठा, जब उसने सियासत को संभाला, तो फिर उसकी जो पावर है यानी कि वकील की पावर जो है वो घटा दी गई। हिज पावर वाज वेर रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड ही वाज ओनली द सेरेमोनियल हेड, ठीक है, वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड बन के रह गया, यानी कि वो कुछ मुद्दों पे ही असिस्ट करता था, ज़्यादा पावर नहीं था वकील के पास। इफ आई टॉक अबाउट द वजीर, अब देखिए वजीर जो था उसे हम लोग और क्या कहते हैं, दीवान भी कहते हैं, ठीक है, वजीर को दीवान कहा जाता था। हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सो जितना भी रेवेन्यूज जो आते थे, ठीक है, वो सारा ये संभालता था। ही वॉज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सो दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन कि हु वॉज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सो द आंसर इज वजीर और दीवान, एनीवन यू कैन राइट। And what was the another name for वजीर? It was दीवान। And he was responsible for all income, जो भी इनकम होता था या खर्च होता था, एक्सपेंडिचर होता था, तो वो सारे के लिए सारा वजीर रिस्पॉन्सिबल था। अब खालिसा, जागीर और इनाम लैंड्स को भी वही कंट्रोल करता था। जितने भी जागीर्स होते थे या जो लैंड्स इनाम में दिए जाते थे, एज अ गिफ्ट जो दिए जाते थे, वो सारा वही अपना डील करता था। कौन? वजीर। तीसरा जो पोस्ट है हमारा वो है हमारा मीर बख्शी का, मीर बख्शी का पोस्ट है। सो ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। वेरी इजी, दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, मीर बख्शी, ठीक है। इसके बाद है हमारा मीर समन। तो मीर समन कौन था? ही वॉज इन चार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड, यानी कि जो महल के अंदर का जितना भी काम होता था, जो हाउस होल्ड वर्क होते थे, या रॉयल वर्कशॉप्स पे जितने भी काम होते थे, रॉयल वर्कशॉप्स बोलते हैं कारखानास को, कारखानास, ठीक है, जहाँ पे सारे काम हुआ करते थे, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं रॉयल वर्कशॉप्स। तो इन सब चीज़ों को कौन संभालता था? मीर समन। अब लास्ट जो है हमारा पोस्ट वो है काजी का पोस्ट, काजी का पोस्ट। हु वाज काजी? ही वाज हेड ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। सो जो जैसे आजकल जज हैं, तो वैसे ही उस समय क्या होते थे? काजी होते थे, जो कि बहुत सारे मुद्दों पे फैसला लिया करते थे। सो ही वाज द हेड ऑफ द जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वाज द हेड ऑफ द जुडिशरी, सो काजी। तो अकबर जो है बच्चों, हम ये समझ लेते हैं कि अकबर जो है, जो भी सुनवाई होती थी उस वक्त, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनकी सुनवाई कहाँ होती थी? फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर हो जाता था, अगर कोई भी मुद्दा खड़ा हो जाता था, तो फिर उसका डिसीजन, उसकी सुनवाई कहाँ ली जाती थी और उस पर डिसीजन कहाँ लेता था अकबर? तो वो दीवाने आम में लेता था। दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन, दीवाने आम, ठीक है, दीवाने आम में सारा डिसीजन लिया जाता था। ये पूछा जा सकता है सवाल, जो आम लोगों की जो सुनवाई होती थी, फॉर एग्जांपल कोई भी मुद्दा खड़ा होता था, तो उस पर वो जो अकबर जो उस पर सुनवाई जो करता था, उनकी बातों को सुनता था और फिर उस पर एक प्रॉपर डिसीजन लेता था और फिर उस मसले का हल निकाला जाता था, वो दीवाने आम में किया जाता था। और फिर जो भी उसका सॉल्यूशन होता था, वो कौन सॉल्व करते थे? उसके ऑफिसर्स, अकबर के जो खुद के ऑफिसर्स थे। फॉर एग्जांपल किसी के साथ कुछ गलत हुआ, फॉर एग्जांपल, तो उसकी सुनवाई अगर दीवाने आम में उस आदमी ने आके की, ठीक है, या फिर बहुत लोगों ने एक साथ अपनी सुनवाई की, 5-6 ऐसा मुद्दा है जिस पे उन लोगों ने सुनवाई की, अकबर ने सुनवाई की, उसके बाद अब इन मैटर्स को सॉल्व कौन करता था? अकबर के ऑफिसर्स करते थे सॉल्व। अब अकबर जो है वो अपने ऑफिसर्स के साथ पर्सनल मीटिंग अरेंज करता था टाइम टू टाइम, और वो कहाँ अरेंज होती थी? दीवाने खास में। दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल, दीवाने खास,
ठीक है, वो अपने ऑफिसर्स के साथ टाइम टू टाइम जो पर्सनल मीटिंग अरेंज करता था वो दीवान खास में करता था। तो चलिए बच्चों, ये तो था हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अकबर के टाइम के। अब दूसरा हम लोग समझ लेते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो बच्चों, अगर हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सो विल टॉक अबाउट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, अकबर ने अपनी, चूंकि उसकी एम्पायर जो है वो बहुत बड़ी थी, तो उसे 15 अलग अलग एरियाज में, प्रोविंस बोलते हैं एरियाज को जिसमें कंट्री का डिवीजन होता है या फिर किसी एम्पायर का डिवीजन होता है, तो उसने अपनी एम्पायर को अलग अलग 15 अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर लिया था, जिन्हें प्रोविंसेस कहते हैं, या फिर प्रोविंसेस वेर ऑल्सो नोन एज सुभाष। दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन, सुभाष बोलते थे प्रोविंसेस को। अब आगे देखते हैं, अब इन प्रोविंसेस को जो है गवर्न कौन करता था? दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन, इन प्रोविंसेस को गवर्न करते थे सूबेदार, ठीक है, वो ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो कि इन प्रोविंसेस को, इन अलग अलग प्रोविंसेस को गवर्न करते थे। ईच प्रोविंसेस वाज गवर्न्ड बाय सूबेदार। अब देखिए, ये जो सूबेदार था वो मिलिट्री और सिविल अफेयर्स दोनों पर कंट्रोल था उसका, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मिलिट्री के अंदर कोई ऐसा मुद्दा खड़ा हो जाता है तो उसे भी सॉल्व कौन करता था? सूबेदार। और अगर सिविल यानी कि उसके लोगों के बीच कोई ऐसा अफेयर या फिर मुद्दा बोल सकते हैं, मुद्दा खड़ा हो जाता था, तो सूबेदार वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ही यूज्ड टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है, वेदर इन द मिलिट्री और सिविल अफेयर्स। अब दो अलग जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे वो था दीवान। दीवान कौन था? They may ask you this question, who was दीवान? So he kept records of the land revenue, यानी कि जो जमीन थी, जमीन से जितनी भी कमाई होती थी, जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट किए जाते थे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो कौन कलेक्ट करता था? दीवान, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, लैंड रेवेन्यूज, ठीक है, जमीन से जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट किए जाते थे, सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दीवान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो दोनों ऑफिसर्स थे ये काउंटर चेक्स और चेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बोथ दीज ऑफिसर्स एक्सरसाइज चेक्स एंड काउंटर चेक्स, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ऐसा खराबी आ जाता था या कोई चीज़ सही तरीके से कुछ गड़बड़ी आ जाती थी तो यही लोग उसे चेक करते थे, ठीक, मतलब कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो ये लोग उसे फिर से दोबारा से चेक करते थे, जिसे हम लोग काउंटर चेक कहते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोविंसेस थी इन्हें डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था और गांव में डिवाइड किया गया था। दे वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल एज विलेजेस। अब देखिए, बहुत सारे ऑफिसर्स इसके लिए अपॉइंट किए गए थे इन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, यानी कि कोई भी अगर मुद्दा खड़ा होता था इन डिस्ट्रिक्ट्स में, विलेजेस में अगर कोई भी बात होती थी तो उसके लिए मेनी ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड फॉर दैट। अब चलिए बच्चों, ये तो था हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत मजा आया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि अब देखिए उस समय जो कॉइन्स जो इस्तेमाल किए जाते थे वो कौन कौन से कॉइन इस्तेमाल किए जाते थे, जो करेंसी इस्तेमाल की जाती थी वो यूनिफॉर्म होती थी। तो चलिए फिर से मिटा लेते हैं। अब देखिए, अकबर जो है वो चाहता था कि वो यूनिफॉर्म कॉइनेज यानी यूनिफॉर्म करेंसी का इस्तेमाल करे अपनी पूरी एम्पायर में, थ्रू आउट हिज एम्पायर। अब देखिए, उसने यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड करेंसी का तो इस्तेमाल किया, ठीक है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ कॉइनेज का तो इस्तेमाल किया, कॉइनेज कहते हैं करेंसी को, ठीक है, but ordered that the older coins were still current should be accepted from peasants for the full face value। अब देखिए, इसने कहा कि देखिए नई करेंसी तो ये लेके आया, नया करेंसी तो इसने लेके आया ही ये, लेकिन जो पुरानी जो करेंसी थी, पुराने जितने भी कॉइन्स थे उसे इसने रद्द नहीं किया, मतलब उसने ऐसा नहीं किया कि उसे हटा दिया या अबॉलिश कर दिया, लेकिन इसने कहा कि वो कॉइन्स भी, जितने भी पुराने कॉइन्स है वो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे फॉर द फुल फेस वैल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए पहले का जो सिक्का है या फिर पुराना जो सिक्का है उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसकी वैल्यू जरा से भी नहीं घटेगी, दे विल बी एक्सेप्टेड फॉर द फुल फेस वैल्यू। अब देखिए बच्चों, इसने कौन कौन सी कॉइन्स का इस्तेमाल किया, तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि इसने सिल्वर, 3 कॉइन्स का इस्तेमाल किया था, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स का इसने इस्तेमाल किया था। दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। अब इसने मिंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था। मिंटिंग सिस्टम क्या होता है?
फॉर एग्जाम्पल इन विच एनी वन विलिंग टू पे द मिंटिंग चार्जेस कुड ब्रिंग द मेटल एंड गेट द कॉइन मिंटेड। अब मान लीजिए कि किसी को फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 ग्राम गोल्ड है या मेरे पास 500 ग्राम गोल्ड है, उसे मुझे करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे राजा के पास लेके जाऊँगा या पर्टिकुलर जहाँ पे भी वो कन्वर्ट किया जाता था, जो मिंटिंग सिस्टम जहाँ पर भी होता था, वहाँ पे मैं उसे लेके जाऊँगा और उतने सोने को मैं उसे दे दूँगा, उतने गोल्ड कॉइन्स को, फॉर एग्जांपल 500 ग्राम्स है, दे दूँगा और वो मुझे उसके बदले में कैशबैक उतना करेंसी वो मुझे, जितना उसका वैल्यू है उस गोल्ड का, उतना करेंसी वो मुझे दे देंगे। एंड इन दिस वे द कॉइन्स वेर मिंटेड। ठीक है। द सिल्वर कॉइन इशू ड्यूरिंग द अकबर रेन वॉज राउंड इन शेप। अब देखिए, अगर हम सिल्वर कॉइन की बात करें तो वो बिल्कुल गोल था, इट वॉज राउंड इन शेप। ठीक है, जिसे कि हम लोग रुपी भी कहते थे। सिल्वर कॉइन वॉज ऑल्सो नोन एज रुपी। ठीक है, ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। और इसकी उसका वजन कितना होता था, 172 ग्राम्स। ये था आपका सिल्वर कॉइन का वजन एंड वॉज ऑल्सो नोन एज रुपी। अगर हम कॉपर कॉइन की बात करें, कॉपर कॉइन वॉज ऑल्सो नोन एज डैम और पैसा। ठीक है, इसे डैम या पैसा कहते थे और इसका वजन था आपका 323.5 ग्राम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो सबसे लोएस्ट कॉपर कॉइन था, यानी कि जिसकी वैल्यू बहुत कम थी, सबसे कम वैल्यू वाली लोएस्ट कॉपर कॉइन्स को क्या कहते थे, जीतल। उसे जीतल बुलाते थे। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इसका वैल्यू था 1 पैसा। ठीक है, लोएस्ट कॉपर कॉइन जो थी उसका वैल्यू 1 पैसा था और उसे जीतल बुलाते थे। अब सबसे कॉमन गोल्ड कॉइन जो इस्तेमाल किया जाता था उसे कहते थे हम लोग इलाही। ठीक है, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन इस्तेमाल किया जाता था उसे कहते थे हम लोग इलाही, मतलब वो लोग कहते थे, सॉरी। और इसका वैल्यू 10 रुपए के बराबर था। इसका वैल्यू क्या था, 10 रुपीज। इट वॉज इक्वल टू 10 रुपीज। अब सबसे बड़ा गोल्ड कॉइन जो था, इट वॉज कॉल्ड शहंशाह। अरे वाह, शहंशाह ने इसका नाम शहंशाह रखा था, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती थी। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा गोल्ड कॉइन था। इट वेटेड अ लिटिल ओवर 101 तोलाज। ठीक है, 101 तोले से कुछ ज्यादा इसकी वैल्यू थी। 101 तोले से कुछ ज्यादा इसकी वैल्यू थी और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी बिजनेस ट्रांजैक्शन के मामले में। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता था। अब चलिए बच्चों, हम लोग यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। कौन सा वेट्स, कौन सा मेजर इस्तेमाल किया? अकबर के आने से पहले, यानी अकबर के रेन से पहले जो वेट्स और मेजर्स का इस्तेमाल किया जाता था वो वैरी करते थे रीजन टू रीजन। ठीक है, प्लेस टू प्लेस वैरी करते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम अकबर के रेन की टाइम की बात करें, अकबर के वक्त में ऐसा नहीं होता था, बल्कि उस समय जितने भी वेट्स, जितने भी मेजर्स, जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे वो बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल एक जैसे थे, कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, अब देखिए, जो अकबर से पहले जितने भी वेट्स का इस्तेमाल किया जाता था वो सीड्स के लेंथ पे इस्तेमाल, सीड्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर 100 सीड के बराबर, 100 सीड का जितना वजन होता है, जो भी सीड्स उस वक्त इस्तेमाल किए जाते होंगे, अकबर से पहले की बात कर रहा हूँ, तो 100 सीड के बराबर मुझे उतने वजन का मुझे चावल चाहिए। तो मैं दुकानदार के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि मुझे 100 सीड्स के बराबर इतना चावल चाहिए, तो मुझे दे देगा और उतने का जितना भी पैसा होगा वो ले लेगा। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो अकबर से पहले की बात कर रहा हूं कि लेंथ को मेजर किया जाता था आर्म्स के हिसाब से। ठीक है, जितना आर्म्स का लेंथ होता है, ठीक है, एक हाथ के बराबर, तो जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अब हर एक के हाथ की लंबाई अलग है, मेरे हाथ की लंबाई अलग है, किसी और के हाथ की लंबाई अलग होगी, तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं था, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया, अकबर ने एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया। उसने बार्ले कॉर्न का इस्तेमाल किया वेट्स के लिए। ठीक है, बार्ले का जो कॉर्न होता है उसके, अब मान लीजिए मुझे 10 बार्ले कॉर्न के बराबर कोई सामान चाहिए, तो मैं जाऊंगा, बोलूंगा कि 10 बार्ले कॉर्न के बराबर मुझे उतने वेट का चावल दे दीजिए या चीनी दे दीजिए, और इतना उसका जितना पैसा बनता है वो ले लेते थे। अब अगर मैं लेंथ मेजरमेंट की बात करूं तो लेंथ मेजरमेंट वो लोग जिस चीज से करते थे, जिस यूनिट से, उसे इलाही गज कहते हैं। इलाही गज, देखिए, इलाही गज, आप इसे यार्ड भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो इलाही गज एक ऐसा यूनिट था जिससे अकबर के वक्त में लेंथ मेजर किया जाता था। फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में हम लोग किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए। उसके बाद मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उससे कम। और उसके बाद सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं अगर कोई बहुत छोटी यूनिट को हमें, छोटी चीज़ को हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? सेंटीमीटर का। अब बच्चों ये इलाही गज जो था आपका वो 3 तरीके का था। एक था लॉन्ग गज, दूसरा मिडिल गज और तीसरा शॉर्ट गज। अब फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना होता था तो हम लोग लॉन्ग गज का इस्तेमाल करते थे। बहुत ज़्यादा दूरी अगर हमने मेजर करनी होती थी, फॉर एग्जांपल यहाँ से दिल्ली की दूरी मेजर करनी है उतना ज़्यादा, तो लॉन्ग गज का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो दूसरा यूनिट है वो मिडिल गज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमें टेम्पल्स, गार्डन्स या इस तरह का कोई होता है ना, जैसे कि फील्ड को नापना है या टेम्पल को या गार्डन को नापना है तो हमें कौन सा यार्ड इस्तेमाल करते थे उस वक्त? मिडिल गज का इस्तेमाल करते थे। इन्हें गज को आप यार्ड भी कह सकते हैं। शॉर्ट गज का इस्तेमाल किया जाता था किसी गारमेंट्स को, कपड़े वपड़े को नापने के लिए। फॉर एग्जांपल लिनन क्लॉथ है या किसी गारमेंट को हमें नापना है, उसका मेजरमेंट लेना है तो हम शॉर्ट गज का उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो था हमारा बच्चों यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं अपना आखिरी टॉपिक जो कि मनसबदारी और रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर है। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए फिर समझ लेते हैं। अब चलिए बच्चों हम लोग मनसबदारी सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक यूनिक सिस्टम को लॉन्च किया था जिसे हम लोग कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। चलिए क्या होता है हम समझ लेते हैं। अब देखिए चूंकि अकबर की एम्पायर जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, इट वॉज वास्ट, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी था। तो इस चीज़ के लिए अकबर ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था। अब देखिए इस सिस्टम के हिसाब से जितने भी लोग थे जो मुग़ल सर्विस ज्वाइन, तो उन्हें मनसबदर्स कहते थे, यानी कि रैंक होल्डर्स। तो जो लोग भी मुग़ल सर्विस को ज्वाइन करते थे उन्हें मनसबदर्स कहते थे, जिसका मतलब होता था रैंक होल्डर्स। अब देखिए ये जो रैंक होता था, यानी कि मनसबदारों को ये जो रैंक मिला था जिसकी वजह से ये मनसबदर कहलाते थे, तो ये दो अलग अलग रैंक में डिवाइडेड था, ठीक है। मनसबदर जो था, मनसब जो होता था, मनसब यानी रैंक, तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 रैंक्स। पहला वाला था आपका जाट, ठीक है, इसे जाट रैंक कहते हैं, और दूसरा वाला था आपका सवार, ठीक है, इसे सवार रैंक कहते हैं। अब देखिए जाट का मतलब क्या होता है? जाट रैंक का मतलब होता था कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसे ये रैंक मिला है उसका पर्सनल स्टेटस क्या है या उसका सैलरी क्या है, ठीक है। ये डिनोट करता था आपका कि उसका सैलरी क्या है और उसका पर्सनल स्टेटस क्या है। जिस भी पर्सन का, जिस भी आदमी का, जिस भी मनसबदार का जाट जितना ज़्यादा होता था उससे पता चलता था कि उसकी सैलरी उतना ही ज़्यादा हाई होगी एंड हिज पर्सनल स्टेटस एज वेल वुड बी हाई, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट सवार, व्हाट डज इट डिनोट? सवार रैंक का मतलब होता था कि वो जो पर्टिकुलर ऑफिसर है या पर्टिकुलर मनसबदार है, पर्टिकुलर रैंक होल्डर है, उसे कितने कैवलरी मैन को रखना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, या उसे कितने कैवलरी मैन मेंटेन करने चाहिए, रखने चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इससे पता चलता था सवार मतलब कि उसे हाउ मेनी कैवलरी मैन ही शुड मेंटेन, ठीक है, इससे ये पता चलता था। तो ये हो गए आपके 2 अलग अलग रैंक बच्चों। अब जाट जितना भी ज़्यादा होता था उससे पता चलता था कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर की पोजीशन कितनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस है और उसकी कितनी ज़्यादा सैलरी कितनी ज़्यादा हाई है। जितना ज़्यादा जाट ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा उसकी सैलरी होगी, उतना ज़्यादा उसका पोजीशन जो है वो प्रेस्टिजियस होगा। अब सबसे लोएस्ट जो रैंक होती थी वो 10 होती थी, और सबसे हाईएस्ट जो रैंक होती थी, लोएस्ट रैंक 10 होती थी और हाईएस्ट रैंक जो है वो 7000 होती थी। ये जो है नोबल्स की होती थी। इतना ज़्यादा रैंक जो है वो नोबल्स को ही मिलता था। अब देखिए मनसबदर्स को जो सैलरी दी जाती थी तो वो किस तरह से, क्या उन्हें डायरेक्ट सैलरीज दी जाती थी या उन्हें इनडायरेक्टली पे किया जाता था या उन्हें कैश के थ्रू पे किया जाता था? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सवार की जो सैलरी होती थी, ये मनसबदार जो सवार रखते थे, सवार मेंटेन करते थे, कैवलरी मैन जो रखते थे, तो इन सवार्स की सैलरी कितनी होती थी बच्चों? तो इन सवार्स की सैलरी जो है, सवार्स की सैलरी होती थी 20 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है,
इनकी सैलरी होती थी 20 रुपीज़ पर मंथ। अब देखिए इन्फेंट्री मैन जो होते थे, इन्फेंट्री मैन की सैलरी क्या होती थी, ये तो मैंने बात की सवार्स की। इन्फेंट्री मैन की सैलरी होती थी इससे भी बहुत कम, ₹3 पर मंथ इनकी सैलरी होती थी। अब इन मनसबदारों को जो पे किया जाता था, यानी कि इनको जो मंथली सैलरी पे की जाती थी वो जागीर्स के थ्रू पे की जाती थी। फॉर एग्जांपल इन्हें जागीर्स जो दिए जाते थे जिन्हें कहते थे इक्ताज, ठीक है, इक्ताज कहते थे इन्हें। द सैलरी ऑफ मनसबदार वॉज पेड बाय असाइनिंग द रेवेन्यू ऑफ जागीर समवट लाइक इक्ताज। इक्ताज जो इन्हें सैलरीज दी जाती थी उन्हें कहते थे इक्ताज, वो इक्ताज की तरह थे। अब देखिए पर इक्तादारों को इक्ताज दिए जाते थे इक्तादारों को, लेकिन अगर हम मनसबदार्स की बात करें तो मनसबदार्स को जागीर्स के थ्रू पे किया जाता था। जागीर्स फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एरिया है या कोई पर्टिकुलर जगह है, अब उस पर्टिकुलर जगह से जितनी भी इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है उसको कोई पर्टिकुलर जागीर दे दिया गया, अब उस जागीर से जो भी कमाई होती थी, जो भी रेवेन्यू आता था, ठीक है, तो वो चला जाता था डायरेक्ट किसके पास, मनसब के पास। अब वहाँ पे ये जो मनसबदार है, मनसब कह रहा हूँ, मनसबदार के पास चला जाता था। मनसबदार जो है यानी कि जो भी रैंक होल्डर है या जो भी ऑफिसर है, अब इसे वहाँ पे कोई सर्वेंट को बैठाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल कोई इसे पर्टिकुलर कोई जागीर मिली है, फॉर एग्जांपल ये काम कर रहा है दिल्ली में, मनसबदार जो है वो दिल्ली में काम कर रहा है और इसे जागीर मिली है आगरा में, तो उस पर्टिकुलर जागीर में इसे अपना सर्वेंट बैठाना पड़ता था जो कि वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है उसे वो कलेक्ट करता था और वो सारा रेवेन्यू ये किसको भेज देता था, मनसबदार को भेज देता था, ठीक है। यानी कि ये खुद ऑपरेट नहीं करता था वो सब चीज़, यानी कि ये खुद जाके कलेक्ट इसे नहीं करना पड़ता था, बल्कि इसका सर्वेंट जाके वहाँ पे कलेक्ट करता था और वो सारा पैसा जो भी रेवेन्यू था वो इसे भेज देता था और ये कहीं और ही अपना काम कर रहा होता था दिल्ली में, फॉर एग्जाम्पल। अब चलिए बच्चों हम रेवेन्यू सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखिए बच्चों अकबर ने जो रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया था वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुशल था। अब देखिए इसने जो रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया था वो कब तक चला, ये आपका 1585 तक चला जो अकबर ने इस्टेब्लिश किया था। अब देखिए इस रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू इसने काफ़ी अचीवमेंट्स किए थे। अब देखिए ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसका नाम था तोदर माल बंदोबस्त, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसे क्या कहते हैं, तोदर माल बंदोबस्त, ठीक है। अब ये जो तोदर माल बंदोबस्त है, ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसने इस्टेब्लिश किया था, ये किस मिनिस्टर के नाम पे इसने इस्टेब्लिश किया था, तो ये तोदर माल जो है इसका ही वॉज वन ऑफ हिज इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स में से एक था जिसका नाम तोदर माल था और इसी के नाम पर इसने ये बंदोबस्त यानी कि तोदर माल बंदोबस्त जो कि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इसे इस्टेब्लिश किया था। अब इसे जब्ती या फिर दहशाला सिस्टम भी कहते हैं बच्चों, जब्ती और दहशाला सिस्टम, ठीक है। दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट है। इसे दहसाला या जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है। अब देखिए इस सिस्टम के कुछ 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब देखिए लैंड जो है वो टाइम टू टाइम उसका सर्वे होता था, लैंड वाज सर्वेड एंड मेजर्ड, ठीक है बच्चों। तो लैंड वाज टाइम टू टाइम सर्वेड एंड मेजर्ड, तो जो भी ज़मीन जितनी भी ज़मीन होती थी उनका टाइम टू टाइम सर्वे होता था, उन्हें मेजर किया जाता था टाइम टू टाइम, उन्हें नापा जाता था, सॉरी तोला नहीं जाता था। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो जितनी भी ज़मीनें होती थी उस वक्त जिस पे जो भी अनाज थे वो पैदा किए जाते थे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर इंस्टेंस हम लोग जान लेते हैं जैसे कि पोलज जो था, पोलज कैटेगरी क्या होता था, इसमें हर साल अनाज उगाए जाते थे। इट वॉज कल्टिवेटेड एवरी ईयर, ठीक है बच्चों, इट वॉज कल्टिवेटेड एवरी ईयर, ठीक है। इसकी फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा हाई होती थी पोलज लैंड की कि इस पे हर साल अनाज उगाए जाते थे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द परौती लैंड, परौती में क्या होता था, ये जो परौती जो कैटेगरी होती थी लैंड में, इसमें हर साल नहीं उगाया जाता था, इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ये जो परौती जो हमारा कैटेगरी है लैंड का,
इसका फर्टिलिटी कुछ जैसे फॉर एग्जांपल इस पर एक बार खेती की गई, उसके बाद इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी, तो ये अपनी फर्टिलिटी खो देता था, जिसे फिर से अपनी फर्टिलिटी रीगेन करनी पड़ती थी, रिटेन करनी पड़ती थी सॉरी, तो उसके लिए इसे कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाता था। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि ये जो रेवेन्यू था, जो भी इनकम होता था, फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स थे जो खेती करते थे, उससे जो भी कमाई होती थी, उससे पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू पे किया जाता था। अब कितना पे किया जाता था बच्चों, ये हम जान लेते हैं कि जितनी भी कमाई होती थी, सबसे पहले तो हम जान लें कि रेवेन्यू वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रोड्यूस। जितना भी फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल में एवरेज जितनी भी कमाई होती थी पिछले 10 साल में, फॉर एग्जांपल कि 2000 से लेकर 2010 तक जितनी भी एवरेज इनकम हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसका 1/3 जो है, कितना 1/3 जो है इट वाज ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट को चला जाता था 1/3 हिस्सा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि 100% में 33 पॉइंट कुछ परसेंट के आसपास जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। ये आपका 1570 से लेके 1580 तक ये सिस्टम चला था। अब ये जो रेवेन्यू था ये 1/3 पे फिक्स था। अब ये इसे कैश में या फिर काइंड में भी पे कर सकते थे, यानी कि ये जो इससे रेवेन्यू आता था, द फार्मर्स कुड पे इन कैश और इन काइंड यानी कि फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कोई खेत है, उसमें चावल उगता है। अब वो जो चावल है, या तो वो उतना जितना 10 साल में जो चावल जितना होगा है, या तो उतना चावल दे दें गवर्नमेंट को, या फिर उतना कैश वो गवर्नमेंट को पे कर दें। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो जो पीजेंट्स थे उन्हें रिमिशन पे किया जाता था। अगर मान लीजिए कोई फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, जिसकी वजह से कि उनकी खेती में नुकसान हो जाता है फार्मर्स के या पीजेंट्स के, तो उन्हें रिमिशन पे करती थी गवर्नमेंट। ठीक है, दे वर पेड रिमिशंस। ठीक है, रिमिशन का मतलब होता है कि जो पैसा वो 1/3 जो पे करने वाले हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर में ड्रॉट आया है या फ्लड आया है, उस पर्टिकुलर साल का वो 1/3 कैश नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिमिशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, यहाँ पे ख़त्म होता है आज हमारा अकबर एंड हिज टाइम्स का पार्ट 2, जिसमें हमने बात किया उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और मनसबदारी एंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को जाके लाइक करें बच्चों। और फिर से अगेन आई विल से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई डू हार्ड वर्क। ठीक है, तो ठीक है, फिर बच्चों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, यानी कि अकबर एंड हिज टाइम्स की पार्ट 3 में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।